हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं विक्रम आज आप सभी को बताने वाला हूं वीआरएम सेक्शन के बारे में कि हमारे बोर्ड में जो वीआरएम सेक्शन होता है यानी वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल, उसके बारे में आज बात करेंगे हम लोग कि अगर वीआरएम सेक्शन में अगर हमारा यह कोड वोल्टेज नहीं बनता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हमारा जो है एसओसी का चिप है और जिसमें दो पार्ट होता है, एक सीपीयू का पार्ट होता है और एक पीसीएच का पार्ट होता है। जिसमें अगर कोर वोल्टेज हमारा नहीं बनता है तो जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हमारे बोर्ड में कोर वोल्टेज नहीं बनता है तो हमारा बोर्ड स्टार्ट नहीं होता है या ऑन होकर के ऑफ हो जाता है। इस तरीके की समस्या हमें देखने को मिलता है, नो डिस्प्ले की यानी कि प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे कोर वोल्टेज कितना होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोर वोल्टेज जो होता है 0.8 से लेकर के 1.8 वोल्ट तक आपको कोर वोल्टेज देखने को मिलेगा। अब यहां पे बात करेंगे, देखिए वीआरएम सेक्शन को रिपेयर करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो आपको यह कंफर्म करना है कि आपका वीआरएम सेक्शन शॉर्ट है या फिर ओके है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि वीआरएम सेक्शन को कंफर्म करना है कि अगर शॉर्ट है, सीपीयू हमारा शॉर्ट है या ओके है, तो सबसे पहले क्या करिए कि वीआरएम सेक्शन का जो हमारा आउटपुट कॉइल है उस कॉइल के ऊपर इसका जीआर वैल्यू चेक करिए, यानी कि जीआर वैल्यू। जीआर मतलब क्या होता है? तो जीआर का मतलब होता है ग्राउंड टू रजिस्टर वैल्यू, कि यानी ग्राउंड से आपके पास ये बीप के साथ कितना रीडिंग देता है। क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे कि वीआरएम सेक्शन का जो हमारा कॉइल होता है 90% बोर्डों में ग्राउंड से ही बीप करता है हमारा वीआरएम का कॉइल। तो इस केस में हमें यह लगता है कि सीपीयू शॉर्ट है, नहीं। तो इस केस में क्या होता है कि हमें पहले यह कंफर्म करना होगा। जरूरी नहीं है कि वीआरएम की कॉइल हमारा ग्राउंड से बीप कर रहा है तो हमारे बोर्ड में सीपीयू शॉर्ट है। सीपीयू उस केस में शॉर्ट होगा अगर मैं बात करूं कि 0 पॉइंट है ना, 0 पॉइंट अगर 3 ओम से लो रीडिंग शो करता है तो आपका सीपीयू शॉर्ट होगा। यानी अब ये चीजें क्या होगा कि अब इससे ज्यादा भी होता है, किसी में 45 0.45 रीडिंग आ रही है, अलग अलग रीडिंग आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले सीपीयू शॉर्ट के लिए आप कंफर्म करेंगे कि आपके बोर्ड में सीपीयू शॉर्ट है या सही है। अगर सीपीयू सही है फिर भी आपका क्या हो रहा है, कोर वोल्टेज नहीं बन रहा है, तो अब क्या करेंगे भाई? देखिए, सबसे पहले हमने जीआर वैल्यू को चेक किया। जीआर वैल्यू को चेक करने के बाद आपको क्या करना है, तो देखिए सबसे सिंपल तरीका है कि हम मेरे पास यहां पर दो आईसी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो कि अक्सर अब लेटेस्ट बोर्डों में आपको दो आईसी वाला देखने को मिलता है। मॉसफेट बहुत ही कम अब इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि मॉसफेट की जगह पे ये हमारा मेन हमारा वीआरएम आईसी होगी। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं वीआरएम आईसी के अंदर थोड़ी सी बदलाव कर दी गई है। ये हमारा वीआरएम आईसी है और ये जो हमारा है ये हमारा डीआर मॉस है। ये हमारा जो है वो डीआर मॉस है। यानी कि डीआर मॉस क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। वीआरएम आईसी के बारे में तो जानते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल, वीआरएम आईसी तो वही है हमारा। और यहां पर क्या है, डीआर मॉस है। डीआर मॉस का मतलब क्या होता है, यानी कि ड्राइवर और मॉसफेट को जो कॉम्पैक्ट करके एक सिंगल बनाया गया है, यानी कि दोनों को एक ही में मर्ज करके। जैसे कई बार देखे होंगे कि वीआरएम के अंदर मोड आपका मॉसफेट लगा होता है, मॉसफेट के बाद एक छोटा सा ड्राइवर आईसी होता है और उस ड्राइवर आईसी को जो इनेबल करता है वो कहां से आता है, वीआरएम के जरिए आता है। तो जाहिर सी बात है कि अभी क्या है कि ड्राइवर आईसी और मॉसफेट को दोनों को एक ही में मर्ज कर दिया गया है और मर्ज करके इसका नाम रख दिया गया है डीआर मॉस। यानी अब यहां से आपको क्या करना है कि अब इन दोनों को चेक करने के लिए देखिए सबसे पहला हमें क्या करना होगा, सीपीयू को हमने सबसे पहला कंफर्म कर लिया। अब यहां से क्या करना होगा, डीआर मॉस को चेक करना पड़ेगा कि हमारा डीआर मॉस जो है वो खराब है या फिर सही है। तो डीआर मॉस को कैसे कंफर्म करेंगे, तो देखिए सबसे सिंपल तरीका है। तो ये वाला जो लाइन देख पा रहे हैं इसमें आपको आईसी की जो टोटल पिन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी टोटल 18 पिन इसके अंदर आईसी के अंदर होती है। लेकिन स्टार्टिंग से 1 नंबर पिन से मैंने एग्जैक्ट वही सेम डिट्टो कॉपी पिन बनाई है। 1 नंबर पिन, 2 नंबर और 3 नंबर पिन अलग अलग होंगे। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 यह स्मैटिक में आप सिंगल पिन शो करेगा। तो यानी कि टोटल ये हो गया हमारा चौथा नंबर पिन, और ये 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर और 8 पिन, यानी कुल मिलाकर टोटल आपको स्मैटिक में जो दिखेगा वो 8 पिन ही दिखेगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि ये सारा पिन आपस में मर्ज है जिसके कारण ये सिंगल काउंट होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डीआर मॉस का इनपुट वोल्टेज चेक करना होगा, जो कि यहां पर देखेंगे डीआर मॉस का इनपुट वोल्टेज हमारा क्या रहेगा,
तो ये मॉस्फेट वाले पार्ट में, यानी कि इसके अंदर दो पार्ट है, तो ये जो मॉस्फेट जो हमारा इनबिल्ट कर दिया गया ना, वो जो मॉस्फेट दो मेन और सपोर्टिंग वाला जो होता है, उन दोनों को जो मर्ज किया ना, तो मॉस्फेट को तो एक इनपुट वोल्टेज चाहिए ही चाहिए हमारा। तो मॉस्फेट के लिए एक इनपुट वोल्टेज हमारा क्या रहेगा, तो देखिए मॉस्फेट की इनपुट वोल्टेज सभी लोग जानते हैं कि इनपुट जो आता है वो कहां से आता है हमारा, या तो बैटरी वोल्टेज के पीआर से आता है, या तो 19 वोल्ट आता है। और दूसरा जो इनपुट है वो कहां से आता है, कल के जो लेटेस्ट वाले बोर्ड आ रहे हैं उसके अंदर क्या होता है, बैटरी के कॉइल से आता है, जो कि 7 वोल्ट से लेकर के 17 वोल्ट तक की बैटरी के कॉइल पे जो वोल्टेज बनेगी उसी वोल्टेज से हो करके इस डीआरमोस के ऊपर आएगा, जो कि इनपुट वोल्टेज, ये वाला हमारा जो होगा वो इनपुट वोल्टेज होगा, इनपुट वोल्टेज। ठीक है, ये हमारा इनपुट वोल्टेज होगा जो डीआरमोस के लिए होगा। अब क्या करना होगा, सेकंड नंबर पे जैसे ही बोर्ड को पावर ऑन करोगे, जाहिर सी बात है कि आप बीआरएम सेक्शन चेक कर रहे हैं तो वीएस वोल्टेज अगर बन रहा होगा तो ये पहला नंबर पे आप ये वोल्टेज चेक करना। दूसरे नंबर पे इस आईसी के अंदर देखिए, अब क्या हुआ कि मॉस्फेट पे तो इनपुट वोल्टेज आने से आपका डीआरमोस होके नहीं हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके अंदर जो ड्राइवर आईसी इंक्लूड है, यानी जो इसके अंदर इनबिल्ट है, उस ड्राइवर आईसी को भी हमें कंफर्म करना होगा कि वो इसके अंदर जो इनबिल्ट हमारा जो डीआरमोस है यानी ड्राइवर आईसी है, वो आईसी हमारा सही है या खराब है। तो सेकंड नंबर पे आपको ये क्या करना है, यहां पे ये वोल्टेज चेक करना है। ये आपका मतलब डीआरमोस, इसके अंदर जो ड्राइवर आईसी है उसके लिए क्या है, इनपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज है। ठीक है, उस ड्राइवर आईसी को इनपुट वोल्टेज कितना जा रहा है, तो 5 वोल्ट जा रहा है हमारा। यह 5 वोल्ट अगर यहां पर आईसी को रिसीव हो रहा होगा, मिल रहा है हमारा यहां पे वोल्टेज, तो उसके बाद यहां पर एक पिन होगा बूट का, यहां पर देखेंगे बूट का पिन होता है। किसका पिन होता है हमारा, बूट का पिन होता है। तो बूट के पिन पे जो वोल्टेज मिलेगा आपको, यहां पे 2 वोल्ट से लेकर के 5 वोल्ट तक मिलना चाहिए। अगर कोर नहीं बन रहा है फिर भी, अगर ये आईसी को वोल्टेज मिल रहा है, कोर वोल्टेज नहीं बन रहा है, फिर भी आपको इस वोल्टेज में से कोई भी वोल्टेज आपको इसके बीच के वोल्टेज देखने को मिलना चाहिए। अगर यह वोल्टेज मिल रहा है इसको इनपुट को, और उसके बाद यह वोल्टेज हमारा नहीं मिल रहा है इस रजिस्टर और कैपेसिटर के ऊपर, तो इसका मतलब आप यह समझ जाइएगा कि आपके बोर्ड में जो यह डीआरमोस लगा हुआ है वो खराब हो चुका है। इस केस में आपको इस डीआरमोस को क्या करना होगा, बदलना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि अगर आ रहा है फिर क्या करेंगे भाई, तो फिर क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको आगे का प्रोसेस देखेंगे, जिसके लिए आपको यह वीडियो को एंड तक देखें, जिससे कि आपको एक एक चीजें क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमारे बोर्ड में यह काम करता है। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि अब यहां से हमें जो चेक करना होगा, अब यहां पे PWM का एक इनेबल का पिन है, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, और एक FCCM, ये भी एक तरीके से क्या है, हमारा इनेबल ही है। इन दोनों पिन के ऊपर आपको क्या करना है, इनेबल सिग्नल चेक करना है। इनेबल सिग्नल क्या होगा, तो PWM में होगा, तो यानी कि यहां पे पल्स बनेगा। आप इसे मल्टीमीटर से चेक नहीं कर सकते, इसको चेक करने के लिए आपको DSO मशीन का ही इस्तेमाल करना होगा। अगर मल्टीमीटर के आप इस्तेमाल करेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा 1.5 वोल्ट या 1.8 वोल्ट के अप्रॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा यहां पे, और जिससे आपको लगेगा कि PWM का सिग्नल तो रिसीव हो ही रहा है। नहीं, PWM का सिग्नल केवल वोल्टेज से कंफर्म नहीं होगा, उसके लिए आपको इस्तेमाल करना होगा DSO मशीन। DSO मशीन के जरिए आप इसको जब चेक करेंगे, अगर यहां पे PWM की फ्रीक्वेंसी बन रही है तो मतलब VRM IC से सिग्नल तो इसे आ रहा है, लेकिन डीआरमोस काम नहीं कर रहा है। इस केस में आप डीआरमोस को क्या कर दीजिए, बदल दीजिएगा, प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर PWM जनरेट नहीं हो रहा है तो उसके लिए आपको चेक करना होगा VRM IC को। उसके लिए किसे चेक करना होगा, हमें VRM IC को। VRM IC के लिए हम क्या क्या चीजें चेक कर सकते हैं, देखिए मेनली क्या होता है कि VRM IC को अगर कंफर्म करना है तो VRM IC पे 2 तरीके के पावर दिए जा रहे हैं। जैसे कि आप यहां पर देखेंगे PWM रिसीव नहीं हो रहा है, तब आपको आना है मेन आईसी के ऊपर, जो मेन आपका VRM का कंट्रोलर आईसी होता है, जो मेन CPU को पावर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक मेन VRM और रेगुलेटर आईसी यहाँ पे एक लगी हुई है। तो जैसे कि आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर एक इनपुट का पिन है और एक VCC। अब इस आईसी के अंदर क्या है, 2 इनपुट का पिन है,
अब दो इनपुट का पिन क्यों है, इसके लिए आप आगे देखें, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। यहां पर देखेंगे एक हमारा वी इन का पिन है और जिसके ऊपर हमने यहां पे एक 19 वोल्ट दिया है और में यहां पे या तो बीटी प्लस के पीआर से आएगा, 7 वोल्ट से लेकर के 17 वोल्ट आता है। अब यह वोल्टेज क्यों दिया जाता है, तो देखिए पीडब्ल्यूएम का मतलब क्या होता है, पल्स विथ मॉड्यूलेट। अब ये पीडब्ल्यूएम जब निकलेगा तो आईसी उसी के अकॉर्डिंग जनरेट करेगा कि इस आईसी को पावर का सोर्स क्या है। तो देखिए अब पावर सोर्स हमारा लैपटॉप दो मोड से वर्क करता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं, एक हमारा बैटरी मोड होता है और दूसरा हमारा एडाप्टर मोड होता है। एडाप्टर मोड पे होगा तो आईसी सेंस करेगा यहां पर यह वोल्टेज हमारे रिसीव हो रहा है, तो उसी अकॉर्डिंग यह आईसी अपने आप के अंदर से पीडब्ल्यूएम के फ्रीक्वेंसी को जनरेट करेगा, यानी कम एनर्जी में ही मतलब आपका यह काम कर लेगा। अगर यहां पर एनर्जी लो हो जाती है, यानी कि जब ये बैटरी मोड पे आ जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि वीआरएम का वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे इनपुट का सोर्स का वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे कि वीआरएम आईसी यह सेंस करेगा कि लैपटॉप हमारा जो है एडाप्टर मोड पे नहीं है, बैटरी मोड पे, जिससे क्या करना होगा, इस आईसी को मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा इस पीडब्ल्यूएम को जनरेट करने के लिए, क्योंकि आईसी को जैसे पता चलेगा उसी अकॉर्डिंग वो काम करेगा। सेकेंड नंबर दूसरा है 5 वोल्ट ऑलवेज। तो ये वाला वोल्टेज हमारा, ये भी क्या है, हमारा इनपुट है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, इस आईसी को मिलना चाहिए। ये भी हमारा क्या है, इनपुट ही है, ये भी हमारा मिलना क्या है, जरूरी है। ये सभी वोल्टेज मिलने के बाद आपको यह एक और वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। एक आईसी का इनेबल सिग्नल होगा जो वीआर ऑन के नाम से होगा। किसके नाम से होगा, तो वीआर ऑन के नाम से, जिसको वीआरएम ऑन के नाम से हम लोग जानते हैं। यहां पे जो सिग्नल होगा वो 3.3 वोल्ट होगा, जो कि आपको यहां पे जनरेट होना चाहिए। अगर यह वोल्टेज जनरेट नहीं हो रहा है तो ये सिग्नल आपका जो आता है आईओ से आता है, आईओ चिप से, फिर आईओ को जाकर के आप चेक करिए और इससे बैकग्राउंड में जो भी सेक्शन होते हैं उस सेक्शन की रिक्वायरमेंट पूरी होगी, तभी जाकर के वीआरओ का सिग्नल आएगा। और यहां पर दूसरा ऑप्शन यह है कि यह एसओसी से भी किसी किसी में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि उस सीपीयू से खुद से इनेबल यहां पर आएगा। अगर यह भी जनरेट हो रहा है 3.3 वोल्ट और फिर भी पीडब्ल्यूएम जनरेट नहीं हो रहा है, तो इस केस में आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको यह कंफर्म करना होगा कि क्या आपका वीआरएम आईसी प्रोग्रामेबल है। अगर आपका वीआरएम आईसी अगर यह प्रोग्रामेबल होगा तो सबसे पहले आपको इस आईसी को प्रोग्राम करके चेक करना पड़ेगा। अगर मैं आपको सिंपल तरीके से कह दूं कि अगर कैसे हम पता करेंगे कि वीआरएम आईसी हमारा प्रोग्रामेबल है या नॉन प्रोग्रामेबल है, तो बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्त। अगर इस आईसी के ऊपर एमपीएस के नाम से आईसी है, अगर एमपीएस के नाम से है तो वो आईसी प्रोग्रामेबल है। जब तक आप प्रोग्राम नहीं करोगे तब तक पीडब्ल्यूएम जनरेट नहीं होगा और आपके बोर्ड में कोर वोल्टेज नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने एमपीएस आईसी की प्रोग्रामिंग की वीडियो ऑलरेडी हमने पहले ही बना दी है। अगर आपको नहीं पता है तो उस चीजों को हमारे राजकुमार कुशवाहा नाम से जो चैनल है उस पर जाकर के आप देख सकते हैं कि एमपीएस आईसी की प्रोग्रामिंग किस तरीके से की जाती है। राइट, तो ये चीजें हमने यहाँ पे बनाया है और यहां पर ये चीजें बन रही है, तो पीडब्ल्यूएम हमारा जनरेट करेगा। पीडब्ल्यूएम जनरेट नहीं करता है तो इसके अलावा और भी हमारे बोर्ड में जो इसके ऊपर पुलअप वगैरह का जो वोल्टेज होते हैं, जैसे कि 1 वोल्ट, वीसीसी आईओ, वीसीसी एसटी, ये सभी वोल्टेज भी बनना चाहिए, तभी जा करके हमारा पीडब्ल्यूएम जनरेट होता है, नहीं तो वो भी जनरेट नहीं होगा। तो पहले बैकएंड की सारा वोल्टेज क्लियर है, देन उसके बाद ही, क्योंकि हम केवल आज बात कर रहे हैं केवल वीआरएम सेक्शन के ऊपर। अगर इसके अलावा और भी किसी सेक्शन के ऊपर आपको वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं, जिससे कि हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे उस सेक्शन के ऊपर हम आपको वीडियोस बना करके जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दें। ठीक है, और यहां पर देखेंगे दोस्तों कि ये सारा चीजें जब हमारा कंप्लीट होगा, पीडब्ल्यूएम सपोज हमारा बन गया है, तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे कोर वोल्टेज बनता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोर वोल्टेज विद इन सेकेंड के लिए आया और चला गया, तो उस केस में आप यहां से कोर वोल्टेज के बाद जैसे ही हमारा इनेबल आएगा तो यहां से एक सेंस की लाइन जाएगी। सेंस की लाइन जो हमारा होगा वो कहां जाएगा हमारा, तो इस आईसी के ऊपर, कि एक तरीके से आउटपुट कॉइल से यहां पर एक फीडबैक जाता है कि यह फीडबैक की कॉइल से कितना वोल्टेज और कितना करंट पास किया गया है।
इसी के लाइन में एक थर्मिस्टर भी यहाँ पे लगा होता है जो टेम्परेचर को सेंस करता है कि कई बार देखते होंगे कि वीआरएम की कॉइल ओवर हीट हो जाती है, हीट होने लगता है, फिर बंद हो जाता है, इस तरीके की समस्या होती है। तो ये लाइन को आपको चेक करना होता है। अगर ये लाइन हमारा सही है तो फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। उसके बाद क्या होगा कि सीपीयू के ऊपर वोल्टेज नहीं बनने का एक और रीजन है कि अगर सीपीयू के ऊपर वोल्टेज जा रहा है लेकिन सीपीयू फीडबैक नहीं देगा, यानी सीपीयू अगर सेंस करेगा, सीपीयू वोल्टेज को रिसीव किया है तो ये रिसीव करने के बाद यहां पर वीआरएम आईसी को भी क्या करना होगा, इसे इन्फॉर्म करना होगा। अगर वीआरएम आईसी के पास अगर यह वोल्टेज रिसीव हो गई है तब जाकर के यहां पर वोल्टेज क्या होगा, वीआरएम के कॉइल पे वोल्टेज कांस्टेंट बना रहेगा। अगर कॉइल पे अगर कांस्टेंट वोल्टेज बन रहा है तो यानी कि ये लाइन हमारा ओके है। अगर नहीं बन रही है तो आपको ये लाइन चेक करना है और आपका ये सेंस की लाइन चेक करनी है। अगर ये सारा चीजें हमारा ओके है फिर भी वोल्टेज नहीं बना रहा तो मे बी आपका सीपीयू खराब है। इस केस में आपको सीपीयू को रिवॉल्व करके एक बार चेक कर सकते हैं, अदरवाइज आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर कोर वोल्टेज बन रहा है, हमारा कोर वोल्टेज अगर हमारा डन हो चुका है और फिर भी डिस्प्ले नहीं आता है, कई बार ऐसा लगता है कि कोर वोल्टेज बनता है तो डिस्प्ले आ जाए, वीआरएम सेक्शन ओके। नहीं दोस्त, वीआरएम सेक्शन तब तक रेडी नहीं होगा आपका अगर रैम के साथ आपका सीपीयू कम्युनिकेशन करेगा, सारा चीजें रेडी रहेगी, तब जाकर के अगर रैम वगैरह सारा चीजें रीड करेगा, कोर वोल्टेज बन रहा है सारा चीजें, तो यहां पर एक क्लॉक और डेटा का पिन है। अगर रैम कम्युनिकेशन कर रहा है सीपीयू के साथ या नहीं कर रहा है वो कैसे कंफर्म होगा आप, तो देखिए यहां पे क्लॉक और डेटा का पिन है, एसडीए और एससीएल, ये आपको चेक करना होगा डीएसओ से। 1 वोल्ट बनेगा इसके ऊपर, बाकी आप डीएसओ से चेक करेंगे तो इसके ऊपर फ्रीक्वेंसी बनेगी। अगर 1 वोल्ट बनने से नहीं होगा, इसके लिए आपको डीएसओ कंपलसरी चाहिए ही चाहिए। आगे वीडियो में हम प्रैक्टिकली बात करेंगे, उसमें हम आपको बताएंगे भी कि किस तरीके से आप एसडीए और एससीएल के लाइन को कंफर्म करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। और जल्द से जल्द उस वीडियो में हम लोग मिलेंगे और एक एक चीज़ों के ऊपर पीडब्ल्यूएम वगैरह सारा चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा उसमें। और यहाँ पे देखेंगे एसडीए और एचसीएल का जो लाइन है, अगर इस पे रैम नहीं लगा होगा तो भी नहीं बनेगा। रैम अगर लगा है, सीपीयू प्रॉपर रेडी हो रही है, स्टार्ट हो रहा होगा, तो यहाँ पर क्लॉक और डेटा लाइन जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे क्लॉक और डेटा जनरेट नहीं होती है तो उस केस में अगर रैम लगा है, सब चीजें रेडी है, फिर भी क्लॉक डेटा जनरेट नहीं कर रहा है तो आपका सीपीयू का फॉल्ट रहेगा। ठीक है, तो सीपीयू को डायरेक्ट करने से पहले कई बार लोग बायोस वगैरह करके देखते हैं, सारा चीजें और भी नहीं होता है, तब तो जाकर के आपका सीपीयू का फॉल्ट माना जाता है। उसके बाद क्या होगा, यहां पर एक पावर गुड लिखा है हमने, ये कई बार वी आर रेडी के नाम से भी होता है, इसके नाम से होगा वी आर रेडी के नाम से भी होगा। और यहाँ पर एक पुल अप का इस्तेमाल किया जाता है जो कि 3.3 वोल्ट में होता है और यह वीएस का होता है। ठीक है, तो ये 3.3 जनरेट करेगा और आगे जाकर के आईओ को प्रोवाइड कर देता है हमारा। बाकी की ये हमने वीआरएम सेक्शन के अंदर देखा है। तो वीआरएम सेक्शन हमारा किस प्रकार काम करता है वो हमने एक एक चीज़ों को पूरी डिटेल में हमने बात करा। अगर इसके अलावा और भी किसी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं और जल्द से जल्द मैं आपको कोशिश करूंगा कि यह वीडियो आपको मिल जाए। और दोस्तों, अगर आपको भी लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स करना है तो ज्वाइन करें मल्टीटेक इंस्टीट्यूट को। जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो दिल्ली तिलक नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 के बैक साइड में है। और हमारे पास जो कोर्स है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही कोर्स अवेलेबल है। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।